नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। जैसा कि हमने आप लोग को पार्ट 1 में संविधान का जो इंट्रोडक्शन था, इससे हमने आप लोग को परिचय कराया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, उसके बाद पार्ट 2 में हमने आप लोग को संविधान का निर्माण जब हुआ था, उस निर्माण के अंतर्गत किसको कौन कौन से पद या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाए गए, इनके कुछ की पॉइंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो चलिए आज हम आपको भारत के संविधान में पार्ट 3 भाग 3 में आज आप लोग को हम बताएंगे कि जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो सरकार होता है, जो सरकार का गठन होता है, और उस संविधान के जो विचार होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संविधान के कुल 3 विचार होते हैं। जैसे इसमें है पहला दर्शन, जिसका कितना % योगदान होता है, कुल 35 यानी 35% योगदान होता है। और दूसरा हमारा है सरकार का गठन, जिसमें कुल 50% यानी 50% योगदान होता है संविधान में। और उसके बाद तीसरा आता है विविध, जिसमें 15% योगदान होता है हमारा संविधान के भाग में। ठीक, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि भाग 3 में संविधान के विचार में जो पहला पॉइंट है दर्शन। तो दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं। जैसे पहला है प्रस्तावना। ठीक, पहला है प्रस्तावना। दूसरा हमारा आता है मौलिक अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, कुल 7। ठीक, फिर तीसरा हमारा आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक, उसके बाद लास्ट 4 आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी हमारा भी कुछ एक हक होता है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के अनुसार, हम उसके अनुसार ही कोई काम करें। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सरकार का गठन, जो कि कितने % संविधान में योगदान है, 50%। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे पहला आता है हमारा विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। इसका काम होता है कानून बनाना। क्यों? क्योंकि विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। और कानून हमारे कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं। कभी कभी कानून न्यायालय में भी बनाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है। कार्यपालिका का काम है कि जो विधायिका कानून बनाती है, उस कानून को ये लागू करती है। कौन? कार्यपालिका। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है अंतिम न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, जो हमारे कानून बनते हैं और जो कानून को लागू करता है, उसके बाद क्या किया जाता है, वो न्याय देता है। कौन? न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देना। ठीक, तो इस प्रकार से सरकार के गठन में कुल 50% योगदान है। या हम कह सकते हैं सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, जो हमारे क्या क्या हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा विविध। विविध में कुल हमारे कितने % योगदान है, कुल 15% योगदान है। जिसमें पहला हमारा आता है नागरिकता, जिसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। ठीक, फिर दूसरा हमारा आता है पंचायत। तीसरा हमारा आता है नगर निकाय। फिर चौथा हमारा आता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और 5वां आता है वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। और लास्ट आता है लोक सेवा आयोग, जिसको UPSC कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। उस सत्ता के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो विविध में आने वाले जो हैं, चाहे नागरिकता है, चाहे पंचायत है, चाहे नगर निकाय है। अगर पंचायत की बात करें तो किसी भी गांव में अगर कोई ग्राम पंचायत है, तो उसके अनुसार वहाँ का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है।
ग्राम प्रधान होता है। और उसके बाद नगर निकाय आता है। नगर निकाय के अंतर्गत कौन होते हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं या मेयर भी कुछ कहे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का एक अध्यक्ष होता है। ठीक, इस प्रकार से विविध के अंतर्गत आने वाले ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोग को बताया कि संविधान के 3 प्रकार के विचार हैं, जिसमें से पहला क्या था? दर्शन, दूसरा क्या था? सरकार का गठन, तीसरा क्या था? विविध। ठीक, अब आगे आप लोग को हम बताएंगे कि जो सरकार है, जो सरकार के जो 3 अंग हैं, वो 3 अंग में उनका क्या क्या योगदान है। जैसे तो सरकार का जो पहला अंग है वो है विधायिका। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा हमारा आता है कार्यपालिका। ठीक, तीसरा हमारा आता है न्यायपालिका। ठीक, तो चलिए हम पहला आपको बताते हैं विधायिका। विधायिका के कुल कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ठीक, जिसमें से पहला होता है केंद्र। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा आता है राज्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विधायिका के कुल 2 सदन हैं, जिसमें से पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य। तो केंद्र के अंतर्गत क्या कहा जाता है? जिसको बोलते हैं संसद। ठीक, केंद्र के अंतर्गत जो संसद होता है, उस संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक, और दूसरा हमारा होता है लोकसभा। जिसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्र। ठीक, और राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में जो उम्मीदवार जो चुन के आते हैं उनको क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक, किसमें? राज्यसभा के और लोकसभा के जो उम्मीदवार चुनकर आते हैं। ठीक, इस प्रकार से राज्य की बात करते हैं तो विधायिका जो राज्य की होती है, राज्य के भी 2 अंग होते हैं, जिसमें से पहला होता है विधान परिषद। ठीक, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा आता है विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने आप लोग को बताया विधायिका के कुछ 2 अंग हैं। पहला है केंद्र, सेंट्रल, और दूसरा है राज्य, जो स्टेट। केंद्र के अंतर्गत हमने बताया कौन कौन से उसके अंग आते हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार विधायिका के अंतर्गत जो राज्य आता है, इसके 2 अंग होते हैं। पहला विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे अब आपको बताते हैं कार्यपालिका। ठीक, तो कार्यपालिका में क्या क्या होता है? कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। पहला केंद्र होता है, दूसरा राज्य होता है। ठीक, जो हमारा केंद्र होता है, इस केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग केंद्र के अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका जो कार्य करते हैं संवैधानिक रूप से। ठीक, जिसमें सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद के बाद आते हैं जो हमारे केंद्रीय सेवाएं होती हैं, वो आते हैं। ठीक,
ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा राज्य। स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से कार्यपालिका आते हैं? जिस प्रकार से केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत राज्यपाल होता है। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा, जैसे राष्ट्रपति का जो मेन जो व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति के अनुसार सारे मंत्रिपरिषद को लेकर वो कानून बनाता है संसद में और मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसी प्रकार राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है, वह राज्यपाल क्या करता है, उसके अंतर्गत एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक। जब मुख्यमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री के बाद क्या आते हैं, उसके जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मतलब राज्य के अंतर्गत आने वाले मंत्रिपरिषद। ठीक। फिर उसके बाद क्या हमारा प्रांतीय सेवाएं। ठीक। इस प्रकार से हमने आप लोग को कार्यपालिका के जो दो अंग होते हैं, पहला सेंट्रल यानी केंद्र और दूसरा जो होता है वो स्टेट यानी राज्य। केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो राष्ट्रपति। फिर दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आता है मंत्रिपरिषद, उसके बाद आता है केंद्रीय सेवाएं। फिर उसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य जो स्टेट होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं कार्यपालिका जो कार्य का संचालन करते हैं? पहले है राज्यपाल, उसके बाद है मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद है मंत्रिपरिषद और उसके बाद है प्रांतीय सेवाएं। ठीक। फिर हमारा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सबसे बड़ा न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है जिला न्यायालय। ठीक। जिला न्यायालय आता है। ठीक। जिला न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? जो अदालत होते हैं उसके अंतर्गत जो हमारे दीवानी मामले होते हैं और फौजदारी मामले होते हैं, जैसे सज़ा देना, दंड देना और अन्य अदालत होते हैं जो हमारे तहसील में, उनके अंतर्गत भी कुछ काम किए जाते हैं, वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक। फिर हमारा आता है उच्च न्यायालय। इस प्रकार से हमने आप लोग को सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, हमने आप लोग को इनके बारे में बताया। आगे आप लोग को हम बताएंगे कि जो हमारे संविधान के अनुसार जो देश का राजनीतिक तंत्र है वो 3 महत्वपूर्ण अंगों से चलाया जा रहा है। इसीलिए इसको सरकार के जो विचार थे उसमें 50% जो योगदान था हमारे सरकार का ही था। सरकार का जो गठन होता है उनका होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो अंग होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का देश को की प्रगति और देश को चलाने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक। तो इस प्रकार से जैसे हमने आप लोग को बताया था कि विधायिका में कानून का निर्माण करना, यानी कहाँ पे? संसद में। दूसरा हमने आप लोग को बताया था कार्यपालिका क्या करता है? कानून को लागू करता है। ठीक। कहाँ, किसके द्वारा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद तीसरा हमने आप लोग को बताया था न्यायपालिका, जो क्या करता है? कानून का पालन। ठीक। कानून का पालन करने के लिए क्या करता है? वो नियम अपने अनुसार वो बनाता है संवैधानिक रूप से। ठीक। और न्यायपालिका का जो सर्वोच्च केंद्र होता है वो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक। तो चलिए आज आप लोग को हमने बताया कि संविधान का जो सरकार है और संवैधानिक जो विचार हैं उनके बारे में हमने आप लोग को बताया। ठीक। तो संसद में जो हमारे 2 अंग थे, जिसमें से पहला हमने आप लोग को बताया था कि राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो निम्न सदन होता है। ठीक। दूसरा हमने आप लोग को बताया था राज्य के अंतर्गत विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक। इस प्रकार से लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सदस्य कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? भारत में कुल लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं। 545। इसी प्रकार
राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। और भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं, 245। ठीक, इस प्रकार से हमने आप लोग को बताया कि लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है कि पार्लियामेंट जो होते हैं, संसद जो होते हैं, उसके अंतर्गत उसके जो 2 अंग होते हैं वो लोकसभा के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें भी क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव, उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, उसके 2 अंग होते हैं जो क्या कहते हैं, विधान परिषद जिसे क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे एमएलसी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक, जो एमएलए उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने आप लोग को बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बताया। तो इस प्रकार से जो सरकार है उस सरकार के अंतर्गत जो सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया, फिर प्रधानमंत्री हो गया, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद हो गया, फिर उसके बाद भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आप लोग को भारत में संवैधानिक रूप से जो सरकार को जो योगदान है, उस सरकार के योगदान के अंतर्गत जो उनके अंग हैं वो कैसे कैसे मतलब कार्य करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में हमने आप लोग को इनके बारे में बताया। ठीक, और हमने ये भी बताया कि भारत में जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम होता है, वो सबसे उच्च होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा हमने आप लोग को बताया कि हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय के रूप में उन्हें कहा जाता है। ठीक, तो आगे आप लोग को हम बताएंगे कि भारत में संविधान का जो विकास हुआ उस विकास में कैसे कैसे प्रोसेस, कैसे कैसे प्रक्रिया, उसके पहले क्या क्या अधिनियम या क्या क्या कानून थे, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने आप लोग को भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में संविधान के एक प्रारूप को हमने आप लोग को बताया। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।